नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के साथ ही क्या हमें अरविंद केजरीवाल के साथ में सहानुभूति होनी चाहिए या हमको ये सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, एक और भ्रष्ट आदमी अंदर गया, ऐसे सोच लेना चाहिए। अगेन जो बात में पुलिस मुठभेड़ वाले मामले में कह रहा था कि जांच के पहले हम कैसे मान लें कि वो दोषी है और जांच के बगैर हम ये कैसे मान लें कि वो निर्दोष हैं। तो हमको फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी पे क्या चुप बैठना चाहिए? नहीं, हमें इसका विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप कहेंगे आप तो ये भी कह रहे हैं कि वो दोषी भी हो सकता है, निर्दोष भी हो सकता है, तो आप फिर विरोध क्यों करेंगे? अगर आप उस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि वो निर्दोष है। केजरीवाल के मोदी जी से, बीजेपी से क्या रिश्ते हैं, किस तरह से उन्होंने हमेशा उनकी राजनीति को पुष्ट किया है, किस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत वाले अभियान में गुजरात से लेके, पंजाब से लेके, अलग अलग जगहों पे, गोवा से लेके चुनाव लड़ लड़ के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराने में सहयोग दिया है, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद आज केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब कुछ और है। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब केजरीवाल का भ्रष्ट होना नहीं है। फिर क्या है? आप एक बात सोचिए कि केजरीवाल को आपने भले ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे एक चीज़ साफ दिख रही है और वो चीज़ है इस देश के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश। भारत के चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप जैसे कोई भी गेम देखते हैं, आप चेस भी देख रहे हों, तो यहाँ तक कि काली गोटी मिलेगी या सफ़ेद गोटी मिलेगी चेस में, इसका फैसला भी जो है वो किसी एक आदमी की मर्जी से नहीं होता है। क्रिकेट में भी बाकायदा दोनों टीमों को 50-50 ओवर दिए जाते हैं। कौन पहले खेलेगा इसका फैसला टॉस से किया जाता है, ताकि दोनों में से किसी को ये ना लगे कि एक को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया। तो चुनाव में भी जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनको समान समान स्थितियां मिलनी चाहिए, ताकि चुनाव में लोग निष्पक्ष होकर फैसला कर सकें, किसी भी आदमी के, किसी भी वोटर के ऊपर असर ना डाल सके। तो ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए। इस डेमोक्रेसी के बीच में पता चलता है कि पहले हेमंत सोरेन, उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो लोग इस देश के इलेक्टोरेट में एक दखल रखते थे, जिनकी बातों को सुना जाता था, जिनकी बातों में वजन था, और जो लोग अपनी राय रखकर चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते थे, आम लोगों को कन्विंस कर सकते थे, उन लोगों को रास्ते से हटाया जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस दिन केजरीवाल की खबर आती है उसी दिन महुआ मोइत्रा की भी खबर आती है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ केस कर दिया है। अब सीबीआई उनके खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछा कि नहीं, इसकी जांच करेगी, यानी कुछ समय बाद जांच होगी और फिर पूछताछ में प्रथम दृष्टया महुआ मोइत्रा दोषी मान ली जाएंगी, जेल में डाल दिया जाएगा। तेजस्वी यादव पहले ही निशाने पर चल रहे हैं, लैंड फॉर जॉब घोटाला है, और ये पूरी एक कहानी जो तैयार है स्क्रिप्ट, उसमें वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अखिलेश यादव भी निशाने पर आ सकते हैं। तो ये पूरी तरफ से, जब बादशाह डरता है, राहुल गांधी ने कहा है कि जब शहंशाह या बादशाह डरता है, तानाशाह डरता है, तो इस तरह के काम करता है। लेकिन यहाँ डरने का मसला नहीं है। यहाँ सीधी सी बात यह है कि भैया चुनाव हो रहा है इस देश का, और मैं इस देश का नागरिक हूं। मैं इस देश का नागरिक नहीं, इस देश का मालिक हूं। अगले 5 साल के लिए मेरा देश कौन चलाएगा, इसका फैसला मैं करने वाला हूं। तो भाई साहब, मेरे को जब मैं फैसला कर रहा हूं तो मेरे सामने सारी चीजें ईमानदारी से रखी जाएं। मुझे जो बता रहे हो आप, उसमें कोई खेल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए। तो जिस आदमी को सरकार चलाने के लिए हमने पहले 5 साल दिए, वो आदमी अपनी सरकार की जो उसको शक्तियां मिली हुई हैं, अब उसका कोई भी शक्ति मान लो, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो एक पक्ष को चुनाव में ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, बाकी पक्षों पे प्रभाव डाल रहा है। यह चीज बार बार हर चीज में दिखाई दे रही है, यानी इस देश के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। मैंने आपको कल के वीडियो में उदाहरण दिया था कि किस तरह से इंदिरा गांधी को 1975 में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। याद कीजिए, 6 साल के लिए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद इमरजेंसी लगने की एक स्थिति बनी थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने इस लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब किया, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। अब अगर आप राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ चुनाव की टाइमिंग पे सही हो या गलत हो भ्रष्टाचार का आरोप, रेड डालते हैं और उन लोगों को चुनाव के मैदान से हटा रहे हैं, ये वैसे ही है कबड्डी में झूठे मूठे फैसले दे दे के एक तरफ के खिलाड़ियों को एम्पायर रेफरी जो भी होता है वो बाहर बिठा दे, तो दूसरी पार्टी तो जीती जाएगी। तो हमारे लिए ज़्यादा अहम भ्रष्टाचार की जांच जितना अहम है वो तो है ही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अहम है इस देश के अंदर जो होने वाला चुनाव है वो चुनाव निष्पक्ष हो। क्यों अहम है? इस चुनाव के बनने के बाद जो पार्टी आएगी वो 5 साल तक इस देश पे राज करेगी, उसकी मर्जी चलेगी, वो जो चाहे समझौते करे, जो चाहे डिफेंस डील करे, चाहे तो चीन के सामने हथियार डाल दे, बोल दे ना तो कोई घुसाए ना घुसेगा, सैनिक मर जाए तो चुप हो जाए, या फिर ऐसी सरकार आ जाए जो अमेरिका की जेब में बैठ जाए, अमेरिका के एजेंडे पे काम करने लगे, या कोई सरकार आ जाए रूस के एजेंडे पे काम करने लगे, तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। दूसरा, हम सब के ऊपर आगे एक दिन में अगर वो सरकार एक छोटा सा फैसला भी लेती है, ट्रैफिक का चालान भी बढ़ा देती है, तो हमारे ऊपर असर पड़ता है। गैस का सिलेंडर बढ़ा देती है तो हमारे ऊपर असर पड़ता है, टोल बढ़ा देती है तो हमारे ऊपर असर पड़ता है। यानी ये जो लोग राज करने के लिए आने वाले हैं, इनको बहुत ज़रूरी है कि इनको हम ईमानदारी से और अच्छा आदमी देख के चुने, कोई झूठा लफाज ना आ जाए, बड़ी बड़ी बातें करे, बकवास करके चला जाए और काम उल्टा करे। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये चुनाव बहुत ज़रूरी है, और इस चुनाव में हमारे सामने जो जो लोग आ रहे हैं वो लोग ईमानदारी से पेश होना चाहिए। हम जज की तरह बैठे हुए हैं, हम हैं जज, हम देखेंगे भाई मंच पे आके आदमी बता रहा है भाई मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, आपकी जिसकी बातें मुझे सही लगेंगी उसको मैं चुनूँगा। अब अगर मान लीजिए एक प्रतियोगी मंच पर आने से पहले वो प्रतियोगिता स्थल पे किसी को ना जाने दे, रास्ते में उठवा ले और उस सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके उठवा ले, तो आप क्या कहेंगे? संसाधनों का दुरुपयोग। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, सोरेन की गिरफ्तारी हो, जितने भी मामले हैं इस चुनाव के दौर में, इन मामलों के पीछे कोई ईमानदार है बेईमान है ये अलग मसला है। इसका मतलब ये नहीं मैं बेईमान मान रहा हूँ और ये भी नहीं है कि मैं ईमानदार मान रहा हूँ, लेकिन सबसे अहम मसला ये है कि जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को इस गिरफ्तारी से प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अपराध है। हम इतिहास में पढ़ते हैं एक आदमी ने अपने भाई को, अपने बाप को जेल में डाल दिया और सत्ता पे कब्जा कर लिया। वो सत्ता उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी भारत की सत्ता है आज। औरंगजेब, शाहजहां सब छोटी मोटी बातें थी। आज की सत्ता बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। तो इस सत्ता को, लोकतंत्र की सत्ता, इस सत्ता पे कोई कब्जा कर ले हमारे देश के ऊपर, चाहे देश के अंदर का आदमी हो बाहर का आदमी हो, तो क्या ये छोटी मोटी बात है? अब आप एक तरफ से देखते जाइए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, देशव्यापी प्रदर्शन होगा, वो एक अलग बात है। तेजस्वी यादव के बारे में भी कुछ लोगों का अनुमान है कि तेजस्वी यादव को भी अब आगे जाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार करने की भूमिका तैयार होनी शुरू हो गई है। सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया कैश फॉर वोट के मामले में। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ही चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता जब्त कर लिया गया, उसके उनके सारी संपत्ति, कांग्रेस पार्टी उसके संगठन जितनी भी थी वो सब संपत्ति सरकार ने फ्रीज कर दिया, उसको ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र में जो ये वाला जो चुनाव हो रहा है, इसमें एक बेहद घटिया और नेक्स्ट लेवल की बेईमानी हो रही है। इस बेईमानी के बाद चुनाव कैसे बचेगा? और ये भी अच्छा है कि चुनाव के मौके पर हो रही है, तो हम सबको पता लग जा रहा है कि इस देश में क्या क्या हो रहा है और पिछले 5 साल में किस हद तक गिरा होगा कोई, और आने वाले 5 साल में किस हद तक गिर सकता है। आप सोचिए, इलेक्शन बॉन्ड के मामले में एक पार्टी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके, ये भी चुनाव आचार संहिता भले ही लागू नहीं थी लेकिन सत्ता का दुरुपयोग तो है,
कि आपने सीधे उठा के बड़ी बड़ी कंपनियों को, सरकार की एजेंसियों का नोटिस भेजा, किसी को गिरफ्तार कराया, किसी को कुछ कराया, और उसके बाद में आपने क्या किया, उससे पैसा ले लिया बहुत सारा। तो इस देश में जो चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा मिला है, वो पैसा आपने ज़्यादा ले लिया। अब आप कहेंगे कि साहब, कुछ लोग हिसाब लेके आ रहे हैं, एनडीए ने इतना लिया, यूपीए ने इतना लिया, वो अमित शाह हिसाब बता रहे थे कि हमारी इतनी सीटें हमको इतना मिला, उनकी उतनी सीटें उनको उतना मिला। ये अहम नहीं है। अहम ये है कि आप एक बात बताइए कि आपने चंदा कैसे लिया। उनके पास ईडी तो नहीं है जिसकी उन्होंने धमकी दी हो, उनके पास में सीबीआई भी नहीं है, ना इनकम टैक्स है जिसकी उन्होंने रेड करा के उनको उठवा के आपने कर लिया हो। लेकिन यहाँ तो टाइमिंग दिख रही है, रेड होती है, चंदा आ जाता है, गिरफ्तारी होती है, चंदा आ जाता है, और चंदा आने के बाद किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल रही है, सरकार किस तरह से रीपे कर रही है उन चीज़ों को, ये भी आरोप लग रहे हैं। तो इन चीज़ों के बीच में अगर आप समझें तो एक पैटर्न दिखाई देता है, और वो पैटर्न ये है कि इस देश में हर तरह से मेरी और आपकी जो नौकर चुनने की क्षमता है, वो नौकर ज़रूर होगा लेकिन उसका भरपूर पावर होगी, इतनी कि वो हमको ही नचाएगा। तो वो जो हमारी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मैं किसे वोट दूं, किसे वोट ना दूं, इसको लेकर मतलब समझिए ना कि जज साहब बैठे हुए गवाह को बाहर से किडनैप कर लिया, क्या पता क्या गवाह दे देता जवाब वहाँ पे। उसी तरह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आपको मैं केजरीवाल का मामला जैसे है, केजरीवाल के मामले में जो आरोप लगा, मैंने आपको कल परसों के वीडियो में बताया था कि शरत रेड्डी जो आदमी केजरीवाल के केस में मुख्य गवाह है, वो आदमी है जिसको गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने। गिरफ्तार करने के बाद में उसने 500 करोड़ रुपए इलेक्शन बॉन्ड दिया। 21 नवंबर को बीजेपी ने भुना लिया, 10 नवंबर को गिरफ्तार हुआ, 11 दिन के अंदर बीजेपी ने बॉन्ड भुना लिया, 25 करोड़ रुपए वो दे चुका है आदमी चंदे में। अब तो ये भी आ गया ना किसका चंदा किसको गया, अब तो सब कुछ आ गया है, बॉन्ड के नंबर आ गए हैं। और उसके बाद में उस आदमी को बेल मिल जाती है बीमारी के नाम पे, सरकार विरोध नहीं करती है, और फिर उसके ठीक बाद में वो आदमी सरकारी गवाह बन जाता है केजरीवाल के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, जिसके चाहो वो गवाही दे रहा है। और उसकी गवाही पे केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब लोग जेल जा रहे हैं। कानूनी ऐसा है कि हमने डाल दिया, अब आप करो अपने आप को निर्दोष साबित। तो वो जो सीन दिख रहा है, आप देखिए कि इसमें भी सरकार की शक्ति का इस्तेमाल करके गवाह तैयार किया गया, बादामाह गवाह बन गया, सरकारी गवाह बन गया, और वो बाकी लोगों को जेल भिजवा रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया, सरकार ने मीडिया के ऊपर नकेल डालने का एक इंतज़ाम किया था, बड़ा ही अजीब इंतज़ाम। आज मैं आपको जैसे कोई खबर बता रहा हूँ, भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जिसका मूलतः काम होता था कि सरकार से जुड़ी हुई सूचनाएं पत्रकारों को देना, सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें, जानकारियां, सरकार की नीतियों के बारे में बताना, सरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो पत्रकारों को आमंत्रित करना। उस ब्यूरो को डंडा देकर थानेदार बना दिया गया, यानी सिर पे बिठा दिया गया पत्रकारों के। कैसे? आपने जो खबर छापी है वो खबर सच्ची है या झूठी है, इसका लाइसेंस देने की पावर दे दी गई पीआईबी को। पीआईबी के पास एक फैक्ट चेक यूनिट होती है, और वो फैक्ट चेक यूनिट कई बार साबित हो चुका है कि सच्ची खबर को झूठा बता चुकी है, झूठी को सच्चा बता चुकी है। लेकिन सरकार ने कानून बदल के उसको पावरफुल बना दिया कि वो जिस खबर को चाहे झूठा घोषित कर दे और उसको अंतिम माना जाएगा, उसके आधार पर कार्रवाई होगी और उसके आधार पर जो है उस खबर को हटा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी पूरा कानून है वो। तो अभी तक जो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स होते थे, अलग अलग इंडिया टुडे ग्रुप भी है और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, वो अपना अपना एक फैक्ट चेक यूनिट रखती थी, और उनमें जो है वो चेक हो जाता था, पता चल जाता था कि कौन सी खबर सही है कौन सी गलत है। उसको लेकर आप चैलेंज भी कर सकते थे। अब इन्होंने क्या किया, सरकार ने अपना इस फैसले को सरकार के कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बकवास है, या आप इस देश में जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।
मसलन ये नहीं है कि वो फैक्ट चेक कर रही है, मसलन ये है कि सरकार खुद फैक्ट चेक कर रही है और सरकार तय करेगी कि मीडिया ने जो दिखाया वो सही था या गलत था। और ये इस तरह से एक तानाशाही कायम करने की कोशिश थी। तो ये भी चुनाव से पहले क्या था? ये चुनाव से पहले मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश थी, वो भी सरकार के द्वारा। इसी तरह से सरकार ने जो अपना आईटी एक्ट लाई थी, उसके तहत यूट्यूब को एक फ़ोन करके कोई भी वीडियो हटवा सकती है। मैंने बताया था मेरे पास नोटिस आ गया था पिछले दिनों, उन्होंने यूट्यूब को नोटिस भेजा होगा कि साहब ये वीडियो है, इसको हटाइए। फिर हमारे पास वहाँ से आया कि साहब मिनिस्ट्री से आया हुआ है कि आपको हटाने के लिए। तो हमने कहा हमारा वीडियो जो है किसी तरह से कानून का उल्लंघन ही नहीं करता, आप चेक कर लीजिए। यूट्यूब लड़ता है अपने लोगों के लिए, तो उन्होंने वहाँ उनसे कहा होगा कि नहीं साहब ये तो नहीं लग रहा है कानून का उल्लंघन है, तो वीडियो मेरा बच गया। बहरहाल तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों के बीच में अब ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, आप लगातार रोज़ ही देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें तो ये एक राजनीतिक बेईमानी है, और अगर मेरे नज़रिए से देखें तो किसी देश पर कब्जा करने की आपराधिक साजिश है। अगर आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके स्ट्रेटजिकल तरीके से झूठे या सच्चे, या अदालत बाद में तय करेगा, आरोपों में विपक्ष की आवाज़ संजय सिंह बहुत बुलंद बोलते थे, डाल दिया उनको जेल में। महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर फेंक दिया, राहुल गांधी को भी बाहर फेंक दिया गया था, केजरीवाल हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया। तो ये सब करके अगर आप पूरे जगहों से मैदान खाली करा के और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से ये इस देश पर कब्जा करने की एक साजिश हो रही है। और इस साजिश की बात दिमाग में और भी आती है क्योंकि वोट से तो कोई भी जीत जाता है। किम जोंग उन 98% वोट आए थे, 99.98% वोट, और 0.02% कम वोट आए थे। इसको लेकर भी वो चिंतित थे कि भाई बताइए वो कौन से लोग हैं 0.02% जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया। पुतिन 87% वोट। अब 87% क्यों वोट क्यों? क्योंकि पुतिन ने अपने पूरे विपक्ष को ख़त्म कर रखा है। वो ज़्यादा बोलता है, आरोप लगते हैं कि उसकी हत्या करवा दी गई, किसी को जहर देने का आरोप, किसी को कुछ का आरोप, बचा तो जेल में डाल दिया। अब एक आदमी को मैंने बताया था कि जो उनका विपक्ष का नेता था, उसको उन्होंने, जब वो विदेश में था तो वहाँ पर अंडरवियर में कुछ डाल के उसको जहर देने की कोशिश की गई, और जब वो वहाँ पर कोमा में था, अस्पताल में भर्ती था, देश के में लौटा तो बोला कि इसने पेरोल की शर्तों का उल्लंघन किया, जेल में डाल दिया। अदालत में गया, अदालत भी पुतिन के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि भाई वाकई पेरोल की शर्तों का तो आपने उल्लंघन किया, इतनी तारीख को आप पेरोल के टाइम पे बाहर क्यों थे? वो कह रहा था मैं कोमा में था, मुझे जहर दे दिया था। किसी ने सुना ही नहीं, डाल दिया जेल में, और आखिर जेल में वो मारा गया। उसको लेकर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं पुतिन के ऊपर। तो 87% लोग पुतिन लाते हैं वोट। नेतन्याहू हर वक्त युद्ध में झोंके रखते हैं अपने देश को, और उसके नाम पर वोट लेते रहते हैं। और अब पिछले दिनों ने पूरा जो वहाँ की जुडिशरी थी उस पर कब्जा करने की कोशिश की, और ये कानून बनाने की कोशिश की कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अदालत सदन के किसी सदस्य के खिलाफ अगर कोई फैसला देती है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। नेतन्याहू पे कई करप्शन के मामले चल रहे हैं कि उन्होंने कई मीडिया को गोदी मीडिया बनाने की कोशिश की, एक ये आरोप भी है उसमें, और उसके बदले उन्होंने एक अखबार को सपोर्ट किया, बहुत सारे प्रिविलेज दिए सरकार की तरफ से। इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। तो अगर इन मुकदमों में दोषी पाए जाते हैं तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अधिकारी छीन लेता हूँ न्यायपालिका का। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर इस तरह की तानाशाही कायम करने की हिंदुस्तान में कोशिश हो रही है, और उस प्रोसेस में ये सारी धांधलियाँ हो रही हैं, ये सब धांधलियाँ हैं। आप पैसे के मामले में मार दो विपक्ष को, जो लोग विपक्ष को चंदा दे रहा है उस पर रेड मार दो। जहाँ पे जो आदमी फंड कर लगता है, अगर ये आदमी चुनाव में खर्चा करेगा, उसके यहाँ छापे डाल दो। याद कीजिए वो इत्र वाला, वो शराब वाला व्यापारी जो था झारखंड वाला, छत्तीसगढ़ में इसका कारोबार था। अब भूपेश बघेल सबसे ज़्यादा एक्टिव नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया महादेव ऐप में। पूरे देश में इस तरह से एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, और पूरे के पूरे लोकतंत्र को टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में 400 पार क्या 800 पार भी कर लाओगे। बोले ये बात की एडवांस में ले आए, हम बाद में और सीटें बनाएंगे, क्योंकि आप इसी पे उतारू हो गए हो। तो भैया वो जिस पे भी उतारू हो गए हों, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये मेरा आपका मुल्क, जिस पे कौन राज करेगा ये तय करना मेरा हक है। इस पे कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा। और इसका उपाय
निदान सिर्फ यही है कि हम और आप, ये उचित अवसर है, इस मौके को ना गंवाएं। आपकी विचारधारा कोई भी हो सकती है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं तो मान लीजिए कि ये चीज़ें आखिर में व्यक्तियों के हाथ में आती हैं। पुतिन की सरकार आई है वहाँ पे, उसकी पार्टी की नहीं आई है। कोरिया में तीसरी पीढ़ी है किम जोंग की, किम इल सुंग के ज़माने से। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं आई है, किम जोंग की सरकार है उत्तर कोरिया में। तो ये आप देख लीजिए कि आपकी कोई भी विचारधारा हो, आप भारतीय जनता पार्टी को मानते हो, संघ को मानते, जो भी मानते हो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अपने अपने विचार लोगों के सामने आप रख सकते हैं और दूसरे विचार को गलत ठहरा सकते हैं। आप वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो इस देश के विकास के लिए ज़रूरी है, बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी है। दो विचारधाराओं के बीच में जब टकराव होता है, उसमें समुद्र मंथन होकर नए विचार निकलते हैं जो देश को नई दिशा देते हैं। लेकिन आज इन सारी विचारधाराओं पे खतरा अगर खड़ा हो जाता है और कुछ व्यक्तियों का देश पर कब्जा हो जाता है तो विचारधारा वाले भी नहीं बचेंगे। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पक्के विचारधारा वाले थे, उनकी स्थिति हम आज देख रहे हैं। मैं कई वीडियो बना चुका हूं, कैसे बीजेपी ख़त्म हो रही है, कैसे क्या। गडकरी जी का भी मान के चलिए, उनका चुनाव से पहले नहीं हो रहा तो चुनाव के बाद संस्कार होने वाला है, क्योंकि उनके नज़दीकी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूमिका बन रही है। तो बेहतर है कि उचित फैसला लें, इस देश के लोकतंत्र के लिए फैसला लें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं तानाशाही होनी चाहिए, लेकिन तानाशाही अगर एक व्यक्ति की हो जाएगी तो बड़ा दिक्कत होगी। 70 साल पहले बहुत संघर्ष, बहुत जेलें, बहुत लाठियाँ, बहुत प्राण गए लोगों के, असंख्य, उससे ही आज़ादी मिली है। आज़ादी बहुत कुछ मांगती है और लोकतंत्र बहुत कुछ मांगता है, और उसका उचित समय ये है जब हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करें। और लोकतंत्र के खिलाफ कोई भी कहीं पे कुछ दिखता है उस पर झंडा खड़ा करें, फ्लैग रेज़ करें। जैसे मुझे लगा, जो मुझे लगा, मेरा अपना विचार है, मैंने एक फ्लैग रेज़ किया कि भाई इस तरह से लोकतंत्र खतरे में, आप भी करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जन जागरण में एक टूल बनेगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। नमस्कार, जय हिंद।